नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मुख्यमंत्री ने भरोही ब्लॉक परिसर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा के अनावरण और गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ से आयोजित कार्यक्रम में करीब 68 करोड़ रुपए लागत की 20 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में तीसरी बार टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश के हर जिले में इसका वितरण हो रहा। इसके बाद कॉलेज और संस्थानों में वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को तकनीकी से जोड़ने के लिए उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को ये उपकरण दिए जाएंगे। उन्होंने भी कहा कि बहुत से युवा भी हैं जिनके स्वजन के पास इसके संचालन का खर्च उठाने की क्षमता नहीं है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ डिजिटल एक्सेस दिया जाएगा, यानी कि इसके संचालन पर जो खर्च आएगा उसे सरकार वहन करेगी। हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश के हर स्नातक प्रास्नातक युवा को या फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो युवा पॉलिटेक्निक, आईटीआई या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस प्रत्येक युवा को भी हम लोग टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को वर्तमान में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं। बहुत सारे युवा लखनऊ आए होंगे 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती थी और इस अवसर पर लखनऊ में हम लोगों ने 60,000 युवाओं को एक साथ एक ही जगह पर हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए थे। एक जनपद में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचा रहे हैं और फिर हमारा प्रयास होगा कि इस कॉलेज वाइज विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, डिग्री कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, यहां पर उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये टैबलेट और स्मार्टफोन उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। इसमें 2 प्रकार की सुविधाएं हम अतिरिक्त देने जा रहे हैं। एक, ये टैबलेट और स्मार्टफोन जो हम लोग देंगे, ये टैबलेट और स्मार्टफोन में केवल टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं होगा। बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होंगे जिनके मां बाप इसका खर्चा उठाने में हो सकता है उनके सामने संकट, और इसलिए सरकार ने तय किया है कि टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस, यानी जितना उसका खर्चा आता है उस खर्चे को भी सरकार उन बच्चों को उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कोरोना की इस महामारी में न केवल ऑनलाइन एजुकेशन बल्कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी हम तैयारी के लिए इस स्मार्टफोन और टैबलेट को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, हम लोगों ने 10,000 ऐसे छात्र छात्राओं जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल में नीट की तैयारी कर रहे हो, तकनीकी अच्छे संस्थान में जाने के लिए जेई की तैयारी कर रहे हो, या फिर वह एनडीए की, सीडीएस की, या फिर वे बच्चे किसी अन्य संस्थान में जाने की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह पीएससी का हो या फिर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई किसी भी प्रादेशिक सेवा से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, प्रदेश के अंदर हम निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं और कोचिंग फ्री में कोचिंग है। वहीं गोरखपुर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण महामारी में ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप सभी लोगों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवा रही हैं। हमारी सरकार ने इसके लिए योजना तैयार की। हमारा मानना है कि बहुत सारे गरीब बच्चों के माँ बाप टैबलेट और स्मार्टफोन का खर्चा उठाने के संकट में होगा। इसी कारण हम छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने स्मृति अमृत कोश पुस्तिका का भी विमोचन किया। इसके साथ सपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी उनके साथ मौजूद रहे।
मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी जब एयरपोर्ट दिखाना था तो चीन का एयरपोर्ट दिखा रही थी। अगर ये मोबाइल इंटरनेट नहीं होता तो हम कभी नहीं पकड़ पाते बीजेपी को। इन्होंने फ्लाईओवर कहां का दिखाया? कलकत्ता का। कारखाने कहां के दिखाए? अमेरिका के। तो इनका हर विज्ञापन झूठा है। बीजेपी कभी भी कोई झूठ बोल सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में ताल ठोंक रहे हैं। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों पर हमला बोला है और कहा है कि यूपी में मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ। ओवैसी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यूपी में मुसलमानों का तुष्टीकरण नहीं बल्कि उत्पीड़न किया गया। सभी राजनीतिक दलों ने वोट बैंक ये देखा है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर गरीब रखा और उन्हें डराकर वोटों को हासिल करते रहे। उन्नाव सदर से भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को एक सभा में कथित किसान नेता ने सार्वजनिक रूप से मंच पर थप्पड़ दिया। बीजेपी विधायक को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जब विधायक पंकज गुप्ता को कथित किसान नेता ने थप्पड़ मारा तो विधायक जी सन्न रह गए। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन तभी मौके पर आसपास मौजूद लोग इस कथित किसान नेता को नीचे उतार दिए। हालांकि किसान नेता कौन इसकी पहचान नहीं हो पाई और एक मंच पर बीजेपी विधायक को थप्पड़ मारे जाने से यूपी की राजनीति भी लघु दबाव पर है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी विधायक को थप्पड़ मारा जा रहा है और ये देखिए तस्वीर आपकी, एक आम किसान आकर बीजेपी विधायक को मंच पर आकर थप्पड़ जड़ता है। हालांकि कारण क्या था, ये किसान कौन है ये भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन किरकिरी जरूर हो रही है बीजेपी नेताओं की जिस तरीके से किसान थप्पड़ जड़ता है। तो उन्नाव की तस्वीर है। उन्नाव में एक कार्यक्रम था, जनसभा को संबोधित करने बैठे हुए थे बीजेपी के नेता और मंच पर ही किसान जाकर बीजेपी नेता को थप्पड़ जड़ देता है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमान के कत्लेआम का ऐलान किए जाने के विरोध में आज बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के आह्वान पर बड़ी संख्या में मुसलमानों ने इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान पर पहुंचकर कुर्बानी देने की पेशकश की। आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कौन राम भक्त कौन रावण भक्त ये हिंदू समाज को तय करना है और मैं मुसलमान यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। हम देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए अपने जान देने को यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी भाई हैं, हम लड़ नहीं सकते। अगर हमारी मांग सही है और दुरुस्त है तो मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये अधर्म फैलाने की कोशिश की, जिन्होंने इतनी खराब भाषा बोली, देश की एकता को बर्बाद करने का काम किया है। उन लोगों का ठिकाना जेल होना चाहिए। और मैं हुकूमत हिंद से मांग करता हूं कि किसी भी के मजहब पे टिप्पणी करने वाले, मजहब को बुरा कहने वाले, मजहब पर उंगली उठाने वाले, रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाले, एक भी मुसलमान मुझे बताओ जो राम की शान में गुस्ताखी करता हो। हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, मानते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव के लिए सभी सियासी दल समाज के हर वर्ग को लुभाने के लिए जुटे हुए हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। दोनों ही पार्टियां खास वर्ग को साधने में जुटी हुई है। जहां समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए लखनऊ के मोहनलालगंज में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई, तो अब बीजेपी भी नजर ब्राह्मण वोट पर टिक गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आज लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। राजधानी के कृष्ण नगर के सहसा बीर मंदिर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो आपको बता दें कि सभी सियासी अब अलग अलग जाति समीकरण को बैठाने में लगे हुए हैं
और ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए लगे हुए हैं। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण के लिए अलग से अभियान चलाया था। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया और अब भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं रही। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया है। उत्तर प्रदेश में भर्तियां तो आई लेकिन भर्ती नहीं हुई। लगभग हर बार किसी न किसी कारणों से पर रोक लग जाती है या फिर देरी से होती है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पद नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश भर में आज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। अलग अलग तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती न होने पर प्रदेश सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है। आपको हम टीवी स्क्रीन पर एक साथ 8 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप अभ्यर्थी के गुस्से को देख सकते हैं। ललितपुर, जालौन, चंदौली, आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, हरदोई, हर जिले में और लगभग इसी तरीके की तस्वीर दिखाई दी। 8 जिले की 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थी जो है तो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। पूरे देश में कोरोना वायरस एक बार फिर अपने पांव पसार रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कोरोना बढ़ता जा रहा है। कोरोना का बढ़ता स्तर देखते हुए सरकार ने तो गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए खुद खाकीधारी ही दिखाई देते हैं, जिन पर कोरोना की गाइडलाइन को पालन करने की जिम्मेदारी होती है। कोरोना को बढ़ावा भी दिखाई देते हैं। आखिर किस तरीके की लापरवाही सूबे में चल रही है, एक खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन को देखते हुए सरकारी आदेश के बाद से राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में नाइट कर्फ्यू तो लगा ही दिया गया और साथ में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते लोगों पर पुलिस या कार्रवाई भी की जा रही है। मगर दिन के उजाले में खुद पुलिस वाले बिना मास्क के दिख जाते हैं, वहीं रात में आम जनता पर कार्रवाई करते हैं। जब हमने कोरोना को लेकर और बिना मास्क बैठे पुलिस वालों से सवाल पूछा तो साहब सकपका गए और कहने लगे अभी अभी खाना खा के बैठे। तो है भैया, तो मास्क लगाइए ना, मास्क लगाइए। मास्क लगाना तो बहुत जरूरी है, सबको कर दिया है सरकार ने। चलिए ठीक है, मास्क लगा लिया जा रहा हो। यहाँ आपने भी नहीं लगा रखा है, किसी ने नहीं लगा रखा है। आपने तो शायद अभी चढ़ा लिया देख के। खाना खा के बैठे हैं यहाँ पे, मास्क यहाँ पे किसी के नहीं है। जब आप जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है वही यहाँ पे बैठ के आप लोग मास्क नहीं लगा रहे, तो जनता कहाँ से लगाएगी मास्क, कहाँ से सरकारी गाइडलाइन का पालन करेगी। कोरोना के साथ साथ ओमिक्रॉन के भी मामले अब बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार तमाम गाइडलाइन जारी कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन को दी गई है कि अपने स्तर पर वो लोगों पे सख्ती बरते। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनसे मास्क लगवाए, मगर यहाँ तो खुद पुलिस वाले बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, बिना मास्क लगाए एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जिसको कोरोना गाइडलाइन का पालन कराना है वही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करे तो इस पे किस तरह की कार्रवाई होती है। कैमरामैन सनी के साथ लखनऊ से अरमाना से। जिन पर कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई हो, वही अपने ऊपर पड़े सवालों पर बहाने बनाते हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आम जनता पर कार्रवाई करते हैं। लेकर एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। उत्तराखंड शासन ने कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। राजनीतिक रैलियों और धरने प्रदर्शन पर 16 जनवरी तक रोक लगाई जाएगी। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का पालन किया जाएगा। सभी स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, जिम, सैलून 50% की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं देहरादून में अब नई गाइडलाइन जारी की गई है और सबसे बड़ी बात कि 16 जनवरी तक
रैलियां निकलती थी, जनसभाएं होती थी, प्रदर्शन होते थे, उस पर पूर्ण तरीके से रोक लगाई गई है और साथ में नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगी। देहरादून निवासी महिला क्रिकेटर स्नेहा राणा का वर्ल्ड कप में चयन हो गया, जिसको लेकर उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही है। वहीं स्नेहा राणा ने टीम में चयन होने पर अपने कुछ और चयनकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। साथ ही स्नेहा का कहना है कि उनका सपना था कि वर्ल्ड कप टीम में उनका चयन हो, जो कि आज पूरा हो चुका है। हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो वर्ल्ड कप खेले, और मेरा भी जब से मैंने क्रिकेट शुरू किया है तो मेरा एक सपना था कि मैं वर्ल्ड कप खेलूं। तो आज उसमें मेरा नाम आया है तो मुझे बहुत ही गर्व और खुशी महसूस हो रही है। और मैं सभी प्लेयर्स को ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी अपना जैसे नहीं होता है सिलेक्शन और वो मतलब एकदम टूट जाते हैं, तो वो एकदम टूटे ना और अपना हौसला बनाए रखे और आगे बढ़ते रहे। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के शहीद दुर्गा मल्ल पार्क में भाजपा सरकार की 5 साल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की। सरकार की तरफ से सभी विधायक क्षेत्रों के नई सरकार का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सरकार लगातार आम जनता के लिए काम। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने विकास कार्य इस 5 साल में हुए हैं उतने शायद अभी तक हमारे सरकार प्रदेश को बने हुए 20 साल से अधिक हो गए हैं। पिछले कार्यकाल में कभी इतने काम नहीं हुए जितने काम, और जब से पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है, जो घोषणाएं की हैं, लगभग 100% वो घोषणाओं पर उनके जियो हो गए हैं, शासनादेश हो गए हैं, उनके टेंडर हो गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अक्सर देखने में क्या था सरकारें चली जाती थी लेकिन घोषणाएं पूरी नहीं होती थी। इसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जो एक नारा किया है कि युवा नेतृत्व 60 पार, उनके इस कामों के दम पर जनता के अंदर जिन्होंने 5 महीने के अंदर जो एक विश्वास पैदा किया है, उसके दम पर मैं कह सकता हूं कि 60 पार का नारा साकार होगा और पुष्कर सिंह धामी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वहीं डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण करने और पीपीपी मोड से मुक्त करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। डोईवाला की जनता काफी समय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला का उच्चीकरण और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग कर रहा है, पर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्र को पीपीपी मोड पर रखा गया है। बावजूद इस अस्पताल में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का आपको देखने को मिल रहा, जिसका कारण आज डोईवाला स्वास्थ्य केंद्र रेफर सेंटर बंद कर रह गया है। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। इस बीच नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना की चपेट में उत्तराखंड हाईकोर्ट भी आ चुका है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोरोना ने दस्तक दी है, तो जस्टिस रविंद्र और आरती खुल्बे की पत्नी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और दोनों जस्टिस ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो सोमवार से मामलों की ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी और कोरोना संक्रमण को रोकने का केवल ऑनलाइन सुनवाई मात्र विकल्प है। तो बता दें, अब कोरोना लगातार उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है और हाईकोर्ट तक कोरोना ने दस्तक दी है। 2 जस्टिस, उनकी पत्नियां कोरोना की चपेट में आई है, जिसकी वजह से दोनों जस्टिस अपने आप को आइसोलेट कर दिया है और अब सोमवार से सुनवाई ऑनलाइन तरीके से होगी। वहीं हल्द्वानी शहर में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है, जहां हल्द्वानी के पॉल नर्सिंग कॉलेज में 93 छात्र छात्राएं कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि 93 छात्रों के पॉजिटिव होने के साथ ही 2 दिन के भीतर शहर में 200 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके, जिसके बाद शहर में 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और साथ ही सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की जा रही है। देखिए, हल्द्वानी में कल से लेकर आज तक लगभग 150 के आसपास लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से अधिकतर जो हमारा पॉल कॉलेज है, वहाँ जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, ये अधिकतर इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 93 है इनकी संख्या। और इस एरिया में लगातार और भी सैंपलिंग कराई जा रही है। हल्द्वानी में इसके अतिरिक्त 5 माइक्रो कंटेनमेंट आज हम लोग बनाए हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट टेस्टिंग करते हुए सैंपलिंग कराई जाएगी। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच आप अपना बहुत ख्याल रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।